हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला। बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला में आप सबका स्वागत है। हम लोग जो देख रहे थे वो देख रहे थे नेशनल करंट अफेयर। कहाँ से देख रहे थे? हमारा जो मैगजीन आता है तर्कश। तो तर्कश का वॉल्यूम 1 अभी कंप्लीट किया जा रहा है। वॉल्यूम 1 में क्या देख रहे हैं हम लोग? नेशनल करंट अफेयर देख रहे हैं। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे जहाँ तक हम कल छोड़े थे। सो अगला जो कड़ी में हम देखेंगे, आज हम देखेंगे सोशलिस्ट आइकन कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में। कर्पूरी ठाकुर जी जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे? हमारे बिहार के ही रहने वाले थे। एंड ही लिव्ड सच ए बिग लाइफ कि इनके मरणोपरांत भी इनको भारत रत्न दिया गया। और आज हम इन्हीं के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। क्यों? क्योंकि पहली बात तो कि ये इनका 100वां ये बर्थ एनिवर्सरी मनाया गया और इनको भारत रत्न भी दिया गया। ये हमारे बिहार से हैं। ये बहुत बड़े सोशलिस्ट लीडर रह चुके हैं। तो ये एग्ज़ाम में आने का एज ए बिहारी, एज ए बिहार के लोग, आपको इनके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। आपको इन पर गर्व महसूस करना चाहिए। तो इनके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो इनको कहा जाता था क्या? जननायक। जननायक, जननायक का मतलब क्या होता है? जनता का नेता, है ना, लीडर ऑफ द पीपल, आम लोगों का नेता। और जननायक इनको क्यों दिया गया आप देखेंगे जब इनका लाइफ स्पान देखेंगे कि कैसे कैसे ये एक छोटे से कम्युनिटी से आके, हालांकि छोटा कम्युनिटी किसी को कहना इट विल बी डेरोगेटरी, लेकिन जो माना जाता है तो ये जो थे वहाँ से इनका जो लाइफ था वो एक बिग फैट लाइफ जी के गए हैं। इसलिए ये जो अगर हम बात करें इन्फ्लुएंस किससे थे तो ये गांधी जी से बहुत इन्फ्लुएंस थे। और सत्यनारायण सिन्हा जो बिहार के डिप्टी सीएम, पहले डिप्टी सीएम रह चुके हैं, उनसे बहुत ज़्यादा ये इन्फ्लुएंस रह चुके थे। इनको इस बार भारत रत्न दिया गया, ठीक है, पॉस्ट्यूमसली दिया गया, मरणोपरांत दिया गया। अगर हम बात करें ये 2 बार सीएम रह चुके हैं। कब कब? एक तो 1970 से 1971 के बीच में, दिसंबर 1970 से जून 1971, बहुत ही छोटा समय के लिए। और दूसरी बार जो थे वो 1977 से 1979 तक जनता पार्टी के थ्रू ये सीएम रह चुके हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या इनके बारे में कि इनका जन्म कहाँ हुआ, कहाँ के रहने वाले थे, ये क्या करते थे, ये सब देखेंगे। तो देखिए, ये इन्हीं के नाम पे 100वीं जयंती पे एक स्टैम्प भी रिलीज किया गया है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इनका बर्थ का तो ये जो है जनवरी 24, ठीक है, जनवरी 24 1924 को जन्म लेते हैं। और इनका जो डेथ है वो बाद में पटना में होता है। तो ये 24 देख रहे होंगे तो इनका क्या है? 100वां जन्मदिन मनाया गया है और उसी पे ये स्टैम्प भी रिलीज किया गया था, ठीक है। अगर ये बात करें तो ये कहाँ जन्म लिए थे, इनका गांव का नाम क्या था? पितौंझिया। पितौंझिया, पितौंझिया कहाँ है? पितौंझिया जो है समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में है। पितौंझिया गांव का नाम बदल के अब क्या कर दिया गया है? कर्पूरी गांव कर दिया गया है। कर्पूरी गांव, ठीक है, कर्पूरी ग्राम, इस तरीके से ये कर दिया गया, ठीक है। अगर इनके कास्ट की बात करें, इनकी जाति की बात करें तो इनका जो जाति था वो नाई कास्ट से आते थे, नाई कम्युनिटी से आते थे, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? बार्बर, है ना। तो कास्ट मैटर नहीं करता है। आप देखेंगे कि एजुकेशन मैटर करता है। ये उस कास्ट से होने के बावजूद भी अगर ये पढ़े लिखे थे, ये गांधी जी को जाने, ये सत्यनारायण बाबू को जाने और सीखे और एक बहुत बड़े नेता बने। बाद में ये बिहार के सीएम भी बने। अगर हम बात करें तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट किए थे और 26 महीना के लिए जेल भी गए थे। बाद में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो ये मिडिल स्कूल में टीचर बनते हैं, ठीक है। टीचर बनने के बाद वहाँ उनको मन नहीं लगता, ये पब्लिक लाइफ में आना चाहते थे। उसका 1952 में ये क्या करते हैं? ताजपुर कंस्टिट्यूएंसी जो है उनका, वहाँ से चुनाव लड़ते हैं और कांग्रेस के दिग्गज नेता राज सुकुमार देवी को हरा देते हैं। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा एक्टिव भी रहते हैं। किस चीज़ में? लेबर मूवमेंट में, पीजेंट मूवमेंट में, किसान के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और बहुत बार जेल वेल भी जाते हैं। इतना ही नहीं, अभी और सुनिए, ये 1970 में, 1970 में टेल्को लेबर्स के लिए, टेल्को क्या था? टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, टेल्को, ठीक है। टेल्को के मजदूर के लिए क्या करते हैं? 28 दिन का भूख हड़ताल करते हैं, है ना। और यही जो सब चीज़ है वो क्या बनाता है? इनको जननायक बनाता है, ठीक है। आपको क्या बताना है कि टेल्को कब बना था? क्यों? क्योंकि अभी रतन टाटा जी का डेथ हुआ तो टेल्को जो है उन्हीं के 4 फादर्स के द्वारा बनाया गया था। आपको बताना है कि टेल्को कब बना, कमेंट बॉक्स में बताना है। और टेल्को क्या काम करते थे ये भी बताना है, ठीक है। उसके बाद ये अगर माना जाता है कि राम मनोहर लोहिया जो थे वो हमको एकदम बहुत ही विथ वेरी ड्यू रिस्पेक्ट, बहुत ही डूड आदमी लगते थे। राम मनोहर लोहिया, उनके बारे में आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। उनके बहुत बड़े फॉलोअर थे और एंटी इमरजेंसी मूवमेंट जो हुआ था जेपी के साथ, वहाँ भी कदम से कदम मिला के चले थे। उसके बाद ये 1967 और 68 में डिप्टी सीएम बनते हैं। किसके कैबिनेट में? महामाया प्रसाद सिन्हा के कैबिनेट में ये डिप्टी सीएम बनते हैं। उसके बाद 1977 में फिर से लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं और समस्तीपुर कंस्टिट्यूएंसी से यमुना प्रसाद को हरा के
पार्लियामेंट जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फरवरी 17 1988 को इनका पटना में डेथ हो जाता है। ये तो इनका अपना लाइफ रहा है। अगर हम देखेंगे कि एज ए सीएम इनका कंट्रीब्यूशन क्या क्या रहा है, तो इनका जो कंट्रीब्यूशन था वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। जो भी हम लोग, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे हम लोग के एज के ग्रुप के जिनके फादर ना इंजीनियर रहे होंगे और वो बोले होंगे गांधी मैदान में बुला के ना डिग्री वाले को सीधा सीधा नौकरी दे दिया गया था, तो ये इन्हीं के द्वारा ये पॉसिबल किया गया था। इनका कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करेंगे तो 1978 में मुंगेरी लाल कमीशन रिपोर्ट आया था, जो रिपोर्ट 1971 से 77 के बीच में आया था, लेकिन उसी को ये 1978 में मुंगेरी लाल कमीशन को ये क्या कर देते हैं, इंप्लीमेंट करवा देते हैं। और किस लिए था मुंगेरी लाल कमीशन? ये जो मुंगेरी लाल कमीशन था ये बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन दिया गया था। पहली बार आपको जब भी बैकवर्ड क्लास की रिजर्वेशन की बात आती है तो आपके मन में मंडल कमीशन आता होगा। तो मंडल कमीशन से पहले मुंगेरी लाल कमीशन आता है, उसमें ये रिजर्वेशन दिलवाते हैं। किस चीज़ में? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में और गवर्नमेंट जॉब्स में। और इनका एक फॉर्मूला आता है जिसको क्या बोलते हैं, कर्पूरी ठाकुर फार्मूला। कर्पूरी ठाकुर फार्मूला में ये क्या करते हैं, बोलते हैं कि 128 बैकवर्ड क्लास है, जिसमें से 128 में जो है 94 जो है बोलते हैं मोस्ट बैकवर्ड में आता है, और उसी को ये 26% रिजर्वेशन देते हैं। बाद में इसी मुंगेरी लाल कमीशन को रेटिफाई किया जाता है और मंडल कमीशन रिपोर्ट आता है, जिसमें आप लोग सब जानते हो कि 27% रिजर्वेशन दिया जाता है बीसी को, बैकवर्ड क्लासेस को 1990 में आता है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको जानने का कोई ज़रूरत वैसा है नहीं। हाँ, जो आपको वो एम्प्लॉयमेंट वाला बता रहे थे वो भी बता देते कि जब ये सीएम बनते हैं पहली बार 1970 से 71 में, तो ये क्या इंप्लीमेंट करवाते हैं, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी इंप्लीमेंट करवाते हैं। और वहीं जितने भी अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स थे उसको गांधी मैदान में बुला के सिर्फ डिग्री दिखाओ, नौकरी पाओ। तो अभी जो उस समय के जो भी इंजीनियर्स थे, अभी सब 2-4 साल पहले सब रिटायर हुए हैं, ठीक है। इनके द्वारा इंग्लिश के लिए भी एक बहुत बड़ा कैंपेन चलाते हैं जिसका नाम होता है अंग्रेजी हटाओ कैंपेन। और इनका मानना था कि अंग्रेजी से काम ना होगा फिर से देश गुलाम ना होगा। इनका ये टैगलाइन था, क्या था? अंग्रेजी से काम ना होगा फिर से देश गुलाम ना होगा। और हम लोग फिर से इसी के तरफ हम लोग अग्रसर होते जा रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इंग्लिश के लिए तो ये 10th लेवल में क्या होता था कि बच्चे इंग्लिश में बहुत ज़्यादा फेल हो जाते थे, तो ये क्या करवा दिए थे, हटवा दिए थे 1967 में। और जब ये डिप्टी सीएम बने थे, जब ये एजुकेशन मिनिस्टर भी थे उसी समय ये हटाए थे, ठीक है। इनका एक और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, आपको पता है कि जितने भी अभी के जो नेता हैं, लालू जी, रामविलास, नीतीश, सब इनके चेले थे, ठीक है। चेले का मतलब कि सब इनको मेंटोर मानते थे। सब जो भी सोशलिस्ट लीडर हैं वो इनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, कर्पूरी ठाकुर साहब को, ठीक है। तो कर्पूरी ठाकुर साहब को, और इन्हीं के द्वारा, नीतीश जी के द्वारा जो प्रोहिबिशन ऑफ लिकर किया गया है, दारू बंद किया गया है, वो इन्हीं के द्वारा सबसे पहली बार किया गया था। आपको बताना है कि बिहार में पहली बार कर्पूरी ठाकुर जी के द्वारा कब प्रोहिबिशन ऑफ अल्कोहल किया गया था, है ना, बैन ऑफ अल्कोहल किया गया था। आपको ईयर का नाम बताना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब हम इनके न्यूज में क्यों हैं? क्योंकि इनको मिला है भारत रत्न। भारत रत्न और किन किन लोगों को मिला है आपको पता होगा कि इस बार 5 लोगों को मिला है। 5 पीपल आर कन्फर्ड विद भारत रत्न। तो आपको यह बताना है कि कौन कौन से लोग हैं जिनको भारत रत्न और दिया गया है। ये सबको पता होगा, पूरे जनता में ये सब बात पता है। तो आपको हम थोड़ा सा भारत रत्न के बारे में बता रहे हैं। ये 2 जनवरी 1954 में शुरू किया गया था और सबसे पहला जो भारत रत्न दिया गया था किनको? सी राजगोपालाचारी, है ना, एस राधाकृष्णन और सीवी रमन को, ठीक है। ये 3 लोगों को सबसे पहले भारत रत्न दिया गया था। ये सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। और अगर हम बात करें इंडिया ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में, तो इसका जो रैंक है वो 7th रैंक है, ठीक है। तो यहाँ से एक सवाल और बनता है कि बाकी के जो ऊपर 6 रैंक है वो कौन कौन सा है ना। आपको क्या बताना है? इंडियन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। आप पॉलिटी में पढ़े होंगे। आप थोड़ा कमेंट में क्या करना, एक और काम क्या करना है कि जैसे कुछ लोग ना किसी चीज़ का ट्रिक बना लेते हैं, है ना, कुछ की ऐसे, तो आप क्या कर सकते हैं, अपना जो ट्रिक है, जो नॉलेज है वो शेयर कर सकते हैं ताकि और भी लोग को फायदा हो जाए, ठीक है। कमेंट बॉक्स को ना थोड़ा सा डिस्कसिव और इनोवेटिव बनाइए कि हमारे जो कमेंट बॉक्स देखेंगे तो आप आएंगे ना तो 2-4 चीज़ सीख के जाएंगे जो आप अपने जहन में याद कर सकते हैं। तो अगर किन्हीं को वो आता है, कोई कुछ वैसा निमोनिक्स बनाए हुए हैं, तो वो कमेंट करके बताइएगा। आपको क्या बताना है? इंडियन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में बाकी 6 रैंक पे कौन कौन है, जो भारत रत्न है वो 7th पे आता है, ठीक है। इसमें क्या क्या दिया जाता है और किन किन लोगों को दिया जाता है? तो सबसे पहले इसमें दिया जाता था आर्ट, लिटरेचर, साइंस और पब्लिक सर्विसेज में। लेकिन 2011 में क्या किया गया, एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन इंडेवर में को भी ऐड कर दिया गया कि अगर आप ह्यूमन इंडेवर में किसी भी फील्ड में कुछ इमिनेंट काम कर देते हैं, बेस्ट काम करते हैं, तो आपको भारत रत्न दिया जा सकता है।
ठीक है। ये पीएम रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट क्या करते हैं, इनको अवार्ड देते हैं। उसमें क्या क्या मिलता है, एक सर्टिफिकेट मिलता है, सनद मिलता है जो साइन किससे रहता है, प्रेसिडेंट से, और एक पीपल लीफ शेप मेडल मिलता है। कोई पैसा वैसा इसमें नहीं मिलता है, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ डिस्कस करने का था नहीं इसमें, ठीक है। तो हम पूरे कर्पूरी साहब ठाकुर साहब को डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब हम अगला जो देखेंगे वो है क्या, हमारा आईडेट कमीशन। आईडेट कमीशन क्या है, आईडेट कमीशन जो है एनएचआरसी जो है हमारा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है, ये बहुत ज़्यादा क्या किया है, स्ट्रेस दिया है, और बहुत ज़्यादा ये मान रहा है कि हम लोग को जो आईडेट कमीशन है रिपोर्ट है उसको इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि व्हाट इज आईडेट कमीशन। आईडेट कमीशन जो क्या है, जो भी डी नोटिफाइड ट्राइब्स DNT है ना, या फिर क्या DNT के बाद क्या है, नोटिफाइड ट्राइब्स या फिर सेमी नोटिफाइड ट्राइब्स। आप कहीं पढ़े होंगे DNTs, NTs एंड SNTs, है ना। डी नोटिफाइड क्या होता है, जो भी घुमंतु लोग होते हैं जिनका एक जगह कोई घरवार प्रॉपर्टी नहीं होता है, वो क्या करते हैं कि प्लेस टू प्लेस घूमते हैं, वहां कुछ दिन रहते हैं और फिर दूसरे प्लेस को चले जाते हैं, है ना, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, घुमंतु, है ना। तो जो घुमंतु लोग होते हैं, जो नोमैडिक लोग होते हैं, है ना, नोमैडिक ट्राइब जो इधर उधर घूमते हैं, या सेमी नोमैडिक ट्राइब होते हैं, या डी नोटिफाइड ट्राइब्स जो होते हैं, उनके लिए ये कमीशन बनाया गया था। किसके द्वारा ये बना था, 2014 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा, ठीक है। आपको क्या बताना है कि हु इज द करंट मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है। इसके चेयरमैन जो बने थे वो बने थे वीकू रामजी इडेट। सो इन्हीं के नाम पे वीकू रामजी इडेट, इन्हीं के नाम पे जो इडेट कमीशन है उसका नाम दिया गया था। कब बना था, 2014 में। तो इन्हीं का जो रिपोर्ट आया है उसी को बोला जा रहा है क्या, एनएचआरसी के द्वारा, कि इसको जल्दी से इंप्लीमेंट करना चाहिए, ठीक है। अब देखेंगे कि इडेट कमीशन में था क्या, इसमें बोला गया कि 1260 ऐसे कम्युनिटीज हैं जो DNTs में है, या NTs में है, या SNTs में है, मतलब कि डी नोटिफाइड है, या नोमैडिक है, या सेमी नोमैडिक है, जिसमें से बोला गया कि 425 हैं वो क्या है, 425 जो है वो DNT हैं, है ना, 810 जो है नोमैडिक ट्राइब है, और 27 जो हैं वो है SNTs, सेमी नोमैडिक, कि या तो उनका कहीं घर बार है या परमानेंट एड्रेस है, लेकिन फिर भी वो कभी कभी इधर उधर अपने काम के लिए घूमते हैं, है ना। लेकिन 810 जो है वो क्या है, पूरे नोमैडिक है, उनका कहीं कोई घर बार नहीं है, वो पूरे साल पूरे जीवन इधर उधर घूमते रहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें, इससे ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं, आपको थोड़ा सा एनएचआरसी के बारे में बता देते हैं। एनएचआरसी जो है हमारा क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी कहने का मतलब क्या है कि ऑब्वियसली ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कभी ना कभी लिखा गया होगा। मतलब कब ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया, इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो है 12 अक्टूबर 1993 में ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया। और ये किस चीज़ के लिए काम करती है, हमारे मानव अधिकार के लिए काम करती है, जैसे राइट्स रिलेटेड टू आपका लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डिग्निटी ऑफ द ह्यूमंस, ठीक है। आपको क्या बताना है कि ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है, नेशनल ह्यूमन राइट्स डे, ऑन विच डेट वी सेलिब्रेट ह्यूमन राइट्स डे, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको इसमें इडेट कमीशन में जानने का कोई जरूरत नहीं। इसके बाद आपको DNTs के लिए 2-3 कमीशन और बनता है, वह अयंगार कमेटी जो 1949 में बनता है। और इसमें क्या बोला जाता है कि जो कमेटी बनता है वो क्रिमिनल्स ट्राइब एक्ट के थ्रू क्या कर दिया जाता है, रिपील कर दिया जाता है। इनकी रिपोर्ट आने के बाद जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट था उसको रिपील कर दिया जाता है। उसका बाद काका खेलकर कमीशन बनता है 1953 में, जिसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट OBC कमीशन भी बोलते हैं। और ये क्या सजेस्ट किया था कि जो भी क्रिमिनल ट्राइब्स हैं शुड नॉट बी कॉल्ड ट्राइब्स, दे कॉल्ड बी डी नोटिफाइड ट्राइब्स, ठीक है। उसका 1965 में एक एडवाइजरी कमेटी बनती है, जिसमें क्या किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर रिवीजन ऑफ SC एंड ST के लिस्ट को रिवाइज किया जाता है, और उसको BK लोकुर जो है चेयरमैन, उनके लिए ये चेयरमैनशिप में उसको नोटिफाइड ट्राइब कहा जाता है। और पहला जो हमारा है फर्स्ट नेशनल कमीशन फॉर डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब, जिसको हम क्या बोलते हैं, NCDNT, वो 2003 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया, और उसको फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया 2005 में, किसके चेयरमैनशिप में, बालकृष्णा रेणके के चेयरमैनशिप में। अगर हम बात करें, एक बहुत ही फैक्ट है कि आप सोचिए कि 1871 में आया था हमारा क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। बोला जाता था कि जो भी डी नोटिफाइड ट्राइब होते हैं वो क्या होते हैं, बॉर्न क्रिमिनल होते हैं। सोचिए, जो ब्रिटिशर्स थे क्या पैदा होते ही क्रिमिनल बन गए हैं, अगर आप डी नोटिफाइड ट्राइब में पैदा ले लिए हैं तो यही सब जो मिथ है उसको क्या करना है, बदलना है, ठीक है। अगला जो हमारा जो न्यूज़ है वो क्या है कि गरबा ऑफ गुजरात, उसको क्या डिक्लेयर किया गया है, इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ यूनेस्को। यूनेस्को का इनटेंजिबल क्या होता है, टेंजिबल क्या होता है, टेंजिबल वैसा चीज होता है जिसको हम छू सकते हैं, ठीक है, छू के देख सकते हैं, जो आपको दिख रहा है। लेकिन गरबा जो डांस है उसको छू के देख सकते हैं, उसको आप कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो वैसा चीज जिसको आप छू के नहीं देख सकते हैं वो क्या हो जाता है, इनटेंजिबल हो जाता है, ठीक है। आपको हम लेमन की भाषा में बता रहे हैं।
तो उसको क्या बोल देते हैं हम, इंटेंजिबल बोल देते हैं। तो यूनेस्को के द्वारा दो तरह के का हेरिटेज दिया जाता है, एक टेंजिबल और एक इंटेंजिबल। तो इनटेंजिबल में गरबा ऑफ गुजरात, आपको पता है अभी हाल में दशहरा गया है, उसमें जो भी गुजराती लोग होते हैं, पहले गुजराती, अब तो पूरे देश में क्या होता है, गरबा नाइट होता है और वो दो डंडा लेके जो सब खेलने जाते हैं वही होता है गरबा। ठीक है, इस तरीके से आप देखेंगे कि जो भी कपल्स होते हैं या जो भी क्या बोलते हैं, दो लोग होते हैं वो डंडे से खेलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, गरबा। तो इसी को क्या मिला है, इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, है ना, उसको रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में ऐड किया गया है। और ये कौन सा है, ये 15th में नंबर में ऐड किया गया है। लास्ट में जो ऐड किया गया आप वो बताएंगे कि सब इसके पहले कौन सा ऐसा इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज था जिसको ऐड किया गया था आईसीएच में। ठीक है, ये जो क्या है, गरबा क्या है, एक ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है। ठीक है, जिसको यूनेस्को के द्वारा, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, यूएन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये 1945 में बना। पेरिस, और पेरिस में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। और इसके जो डायरेक्टर जनरल है वो क्या है, ऑड्रे अजुले, वो भी फ्रांस के ही रहने वाले हैं। ठीक है, तो आपको क्या बताना है कि ये तो 50th जो था, 14th कौन सा था जिसको इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में ऐड किया गया, आपको बताना है। ठीक है, इसके बाद जो अगला न्यूज है हमारा, ये सब जो है कुछ जानने का जरूरत नहीं है, बाहर ढाका का और ये सब का। ठीक है, अगला जो हमारा है वो फिर से यूनेस्को के द्वारा ही है कि वो क्रिएटिव लिस्ट एक निकालता है सिटीज का, कि कौन कौन से ऐसे सिटीज हैं जो क्रिएटिव लिस्ट में है। तो इंडिया के दो सिटी आए हैं, पहला कौन सा, कोझिकोड, और दूसरा जो है वो ग्वालियर। जो कोझिकोड है वो कहाँ है, केरला में है। ठीक है, और जो ग्वालियर है वो कहाँ है, मध्य प्रदेश एमपी में है। तो जो ग्वालियर को मिला है वो किसके लिए मिला है, म्यूजिक के लिए मिला है। आपको पता होगा कि मियाँ जो तानसेन थे, जो अपना वो गाना गाते थे तो बारिश हो जाता था, है ना, ग्वालियर घराना वहाँ का है, इसलिए उनको रिच एंड डाइवर्स म्यूजिक हेरिटेज के कारण वहाँ का है वो जो सिटी है ग्वालियर, उसको क्या म्यूजिक के लिए क्रिएटिव सिटी लिस्ट में ऐड किया गया है। ठीक है, हिंदुस्तानी फोक की बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा, वो बहुत वहाँ का हेरिटेज है। ठीक है, मियाँ तानसेन, अगर बात करें मियाँ तानसेन की तो अकबर के टाइम से ही वो गा रहे थे। ठीक है, और केरला का जो कोझिकोड सिटी है उसको मिला है लिटरेचर के लिए। ठीक है, लिटरेचर के लिए, लिटरेचर के लिए क्यों मिला है, क्योंकि कोझिकोड में ही केरला लिटरेचर फेस्ट को होस्ट करता है और वो बहुत अच्छा करता है, और भी बुक फेस्टिवल्स वगैरह ये सब होता है, इसीलिए इसको बोला गया है सिटी ऑफ लिटरेचर, सिटी ऑफ लिटरेचर। ठीक है, इसी का टैग दिया गया है और इसको बोला गया सिटी ऑफ म्यूजिक। ठीक है, बाकी ये जो यूनेस्को के द्वारा जो है ये एक जो लिस्ट निकालती है उसको बोलते हैं यूनेस्को CCN, क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, और ये 2004 में शुरू किया गया था। क्रिएटिव सिटीज लिस्ट जो निकाला जाता है ये 2004 से शुरू किया गया था। ठीक है, तो कोझिकोड बता दिए, ग्वालियर बता दिए। बाकी यूनेस्को का जो क्रिएटिव सिटी लिस्ट है वो देखिए यहाँ पे पहले कौन कौन से मिला, तो जयपुर को भी क्राफ्ट और फोक में 2015 में मिल चुका है, वाराणसी को भी मिल चुका 2015 में क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक का। 2024 में किसको मिला है, ग्वालियर को मिला है, लेकिन 2015 में बनारस को मिला है। चेन्नई को क्या मिल चुका है, क्रिएटिव सिटी का जो अवार्ड था वो भी म्यूजिक को मिला है 2017 में। मुंबई को भी मिल चुका है क्रिएटिव सिटी फॉर फिल्म 2019 में। हैदराबाद को मिल चुका है क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, है ना, 2019 में। और श्रीनगर को क्या मिला है, क्रिएटिव सिटी ऑफ क्राफ्ट एंड फोक इन 2021। 2021 में श्रीनगर को बोला गया था कि क्राफ्ट और फोक में श्रीनगर क्या है, क्रिएटिव सिटी है। ठीक है, सो ये सब थोड़ा फैक्ट याद रखिएगा, कभी थोड़ा पुराना वाला भी पूछ लेता है। अब जो अगला देखेंगे वो देखेंगे मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स। लैंडस्केप्स क्या होता है, लैंडस्केप्स का मतलब जो होता है वो प्रेजुडिस, सैनरी, टोपोग्राफी, कि मराठा जो मिलिट्री था, जो मराठा साम्राज्य बना था, तो उसके मिलिट्री कहाँ कहाँ रहते थे, उसका साम्राज्य कहाँ तक फैला था। तो ये क्यों न्यूज में है, क्योंकि हमारे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो मराठा मिलिट्री स्कीप है उसको नॉमिनेट किया गया है, किसको, आप यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ऐड करिए, 2025 साइकिल में ऐड करिए। तो कितना है, वो है 12 में अगर हम बात करें तो जो 11 है वो कहाँ है, महाराष्ट्र में। ऑब्वियसली मराठा जो अगर लैंडस्केप की बात करेंगे तो वो महाराष्ट्र में होगा। और एक जो है जिंजी फोर्ट वो कहाँ है, तमिलनाडु में है। तो आपको हम जिंजी फोर्ट का 12 याद करने से 11 याद करने से अच्छा क्या है कि हम एक याद कर लेंगे कि एक कहाँ है जिंजी फोर्ट, तमिलनाडु में, बाकी 11 जो लैंडस्केप कहाँ है मिलिट्री का, वो कहाँ है, महाराष्ट्र में। ठीक है, ये 70th सेंचुरी में शिवाजी महाराज के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, बोला जाता 60-70s में, है ना, 1670 के समय का शुरू किया गया था। और ये जो बाद में जो मिलिट्री स्कैप बनाने का जो चलन था मराठा में साम्राज्य में, वो 1818 पेशवा के शासन तक चला था। ठीक है, सो ये जो है ये है जिंजी फोर्ट। ठीक है, ये कहाँ है, ये है तमिलनाडु में। ठीक है, और बाकी जो ये सब है ना, सिंधुगढ़ फोर्ट,
पन्हाला फोर्ट, विजयदुर्ग फोर्ट है ना, रायगढ़ फोर्ट, ये कहाँ है? ये जो सब है 11 फोर्ट जिसको ऐड करने के लिए बोला गया है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप में, वो है महाराष्ट्र में। ठीक है, आपको यही ध्यान रखना है। कौन कौन सा फोर्ट था महाराष्ट्र में, ये आपको एक बार फटाफट बता दें। सेल्हर फोर्ट, शिवनेरी फोर्ट, लोहगढ़, रायगढ़, राजगढ़, जिंजी है ना, प्रतापगढ़ जो है हिल फॉरेस्ट है, पन्हाला है, विजयदुर्ग है, और कंधेरी, सुवर्णदुर्ग और सिंधुदुर्ग। जिसमें आपको क्या याद रखना है बस, कि जो जिंजी फोर्ट है, जिंजी फोर्ट इज इन तमिलनाडु। ओके, इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने का जरूरत है नहीं। आगे चलते हैं, हम देखेंगे अगला जो हमारा न्यूज़ है, ये हमारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है महाराष्ट्र में है। अभी हमारा 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसमें से 34 जो है कल्चरल साइट है, 7 जो हमारा नेचुरल साइट है, और 1 जो है मिक्स्ड साइट है। आपको ये जो 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है मोटा मोटी दिमाग में रहना चाहिए, एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, 6 जो साइट है महाराष्ट्र में है यूनेस्को टैग का द्वारा, 5 कल्चरल साइट है जो अजंता है, एलोरा है, एलिफेंटा है ना, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है ना, विक्टोरिया जो ये गोथिक आर्ट पे जो बना हुआ है वो है, डेको सिंबल ऑफ मुंबई। 1 नेचुरल साइट जो है वेस्टर्न घाट ऑफ मुंबई, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, केरला में जो फैला हुआ वेस्टर्न घाट, वो भी किस में आता है? हमारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। ये जो देखेंगे आप, तो ये पूरा का पूरा साइट है। ठीक है, 42, जिसमें से कि जैसलमेर फोर्ट है, रणथंभौर फोर्ट है ना, गायग्रोन है, कुंभलगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, कलका शिमला रेलवे है, दार्जिलिंग हिमालय है, नीलगिरी है, ये सब इसमें लिखा हुआ है। एक बार इसको आप पॉज करिएगा और जूम कर दे रहे थोड़ा सा, इसको आप फटाफट पढ़ लीजिएगा कि चोला टेम्पल्स है, महाबलीपुरम है, चर्चेज है ना, एलिफेंटा केव है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है, हिस्टोरिकल सिटी ऑफ अहमदाबाद है, रानी की वाव है, जंतर मंतर है ना, ये खुद से आप पढ़ लीजिएगा है ना। अब अगला जो है हम उस पर चलते हैं कि इंडिया का जो ओल्डेस्ट सिटी को खोजा गया है, वो कौन सा खोजा गया है? वाडनगर। और ये कहाँ है? ये है गुजरात में। ये किसके द्वारा खोजा गया है? IIT खड़गपुर और ASI। ASI क्या है? ASI क्या है? ASI जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। ठीक है, ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो इंडिया का जो सबसे पुराना सिटी, की वैसा कौन सा इंडिया में शहर था जहां सबसे शुरुआत से ही जो सेटलमेंट था, ह्यूमन सेटलमेंट, वो शुरू किया गया था? तो IIT खड़गपुर और ASI की मदद से खोजा गया है। गुजरात का एक शहर है वाडनगर, वहां। ठीक है, अगर वाडनगर की बात करें तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? यह मेहसाना डिस्ट्रिक्ट गुजरात में आता है। ठीक है, मेहसाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। और यहीं बोला गया है कि सबसे पहला एविडेंस खोजा गया है ह्यूमन सेटलमेंट का। कब का? 800 BC की बात की जा रही है कि 800 BC में ही यहाँ ह्यूमन सेटलमेंट था। ठीक है, ये अगर खोजे तो क्या मिला हमको? आपको पता होगा, आप डार्क एज के बारे में पढ़े होंगे कि डार्क एज क्या था, कि जो इंडस वैली जो हम लोग पढ़े थे, और इंडस वैली और जो आयरन एज का जो शुरुआत है, उसके बीच में ना हम लोग को कोई कड़ी नहीं मिल पाता है। बोला जाता है कि इंडस वैली खत्म हो गया था और इसी का जो टाइम है उसको हम क्या बोलते हैं? डार्क एज। तो ये बोला जा रहा है यही कि ये जो शहर मिल रहा है वाडनगर में, ह्यूमन सेटलमेंट मिला है, ये डार्क एज के मिथ को क्या कर रहा है? ब्रेक कर रहा है, कि कुछ डार्क एज था नहीं, सब एक दूसरे से कनेक्टेड थे, कि इंडस वैली के बाद आयरन एज कैसे शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये जो डार्क एज है उसी को मिथ के बारे में बोला जा रहा है कि एक मिथ हो सकता है, इट माइट बी ए मिथ। ठीक है, अगर हम बात करें थोड़ा सा ASI की, है ना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, तो ये सबसे पहले 1861 में बनाया गया था और उसके जो डायरेक्टर जनरल थे वो बने थे अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, उसके बाद हमारा जब देश आज़ाद होने को हुआ, जब आज़ाद हो गया तो 1948 में कौन बनते हैं? पहले इंडियन NP चक्रवर्ती। NP चक्रवर्ती किसको सक्सीड करते हैं? व्हीलर को। आपको क्या बताना है? अभी ASI के डायरेक्टर जनरल कौन है? हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? आपको पता है ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है। आपको यह भी बताना है कि हमारे मिनिस्टर ऑफ कल्चर कौन है। ठीक है, अगला जो न्यूज है हमारा क्या है कि 10th सेंचुरी का जो इंस्क्रिप्शन मिला है कदंबा डायनेस्टी का, वो कहाँ मिला है? गोवा में मिला है। तो आपको पहले यह पता होना चाहिए कि इंस्क्रिप्शन क्या होता है? शिलालेख। शिलालेख, शिलालेख का मतलब एक पत्थर पे कुछ कुछ ऐसे लिखा रहेगा, दैट इज कॉल्ड इंस्क्रिप्शन। तो वो क्या मिला है? कदंबा में मिला है। कदंबा क्या है? कन्नड़ और संस्कृत लैंग्वेज में मिला है। ये कदंबा क्या था? कदंबा एक डायनेस्टी था, उसी का एक शिलालेख मिला। कहाँ मिला है? गोवा के महादेवा टेम्पल में। गोवा के एक महादेव टेम्पल है, कहाँ? ककोडा। ककोडा जो कहाँ है? साउदर्न गोवा में पड़ता है। साउदर्न गोवा में पड़ता है, ककोडा में मिला है। क्या? महादेव टेम्पल में हम लोग 10th सेंचुरी का कदंबा इंस्क्रिप्शन जो कन्नड़ और संस्कृत में लिखा हुआ है। इसको कौन स्टडी किए? ये जो स्टडी किए वो उनका नाम है टी मुरुगेदेशी। टी मुरुगेशी। ठीक है, जो ये इंस्क्रिप्शन को पढ़े, ये कौन है? ये रिटायर्ड प्रोफेसर है एंशिएंट हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी के। ठीक है,
ये जो अगर हम बात करें कदंबा की, तो जो कदंबा जो थे वो चालुक्य, आप लोग सुने होंगे, चालुक्य के सबऑर्डिनेट बोला जाता है, ठीक है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो कदंबा इंस्क्रिप्शन है 10th सेंचुरी का, वो कहाँ मिला है? गोवा में। कहाँ मिला? गोवा में, महादेव टेम्पल में। वो कहाँ है? वो ककोडा में है, और ककोडा जगह कहाँ है? साउदर्न गोवा में है। किनको द्वारा ये इंस्क्रिप्शन को पढ़ा गया? वो है टी मुरुगेशी, टी मुरुगेशी के द्वारा, जो कि रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी पढ़ाते थे, ठीक है। उन्हीं के द्वारा ये पढ़ा गया, ठीक है। कंडाबाज ऑफ गोवा के बारे में आप खुद से पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा जानने का जरूरत है नहीं इनके बारे में, ठीक है। आपको इंस्क्रिप्शन थोड़ा सा दिखा दे रहे हैं कि इंस्क्रिप्शन क्या था। तो ये जो था, ये जो आपको शिलालेख दिख रहा होगा, यही है कदंबा का शिलालेख जो मिला है महादेव टेम्पल में, ठीक है। अगला जो है हमारा क्या है, अगला न्यूज वो अलूपा डायनेस्टी से है कि अलूपा डायनेस्टी के द्वारा उससे रिलेटेड एक रेयर इंस्क्रिप्शन मिला है। अभी हम लोग किसका इंस्क्रिप्शन पढ़े? 10th सेंचुरी ऑफ कदंबा का। अभी जो है अलूपा डायनेस्टी का एक रेयर इंस्क्रिप्शन मिला है। बोला जा रहा है कि शिलालेख जो मिला है वो बहुत पुराना था अलूपा का, ठीक है। तो अलूपा जो डायनेस्टी था, ये भी जो अभी आप पढ़ें कि जो टी मुरुगेशी जो थे उन्हीं के द्वारा वो पढ़ा गया था, और यहाँ वाला जो भी है इन्हीं के द्वारा ये क्या किया गया था? डिस्कवर किया गया है अलूपा का जो है। तो टी मुरुगेशी के द्वारा आपको ये भी याद रखना कि कदंबा गोवा वाला भी, और अलूपा डायनेस्टी। अलूपा कहाँ है? अलूपा इज इन कर्नाटका नियर मैंगलुरु, ठीक है। कहाँ खोजे? सोमेश्वर में। सोमेश्वर कहाँ है? मैंगलुरु के पास में है, कर्नाटका में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिला इनको? यहाँ पे मिला कुलाशेखर अलूपेंद्र, जो राजा थे, क्या नाम था उनका? कुलाशेखर अलूपेंद्र, ठीक है। कुलशेखर अलूपेंद्र वन है, उनका ह्यूमन फिगर मिला है, जो क्या थे? जो साउथ कैनरा अलूपा के फेमस रूलर थे। उन्हीं के द्वारा एक शहर बनवाया गया था मैंगलुरु में, उसका नाम था कुलशेखरा, ठीक है। और सोमेश्वर टेम्पल जो है इन्हीं के समय में बनाया गया था। तो आपको बस ये दो चीज़ ध्यान रखना है। और इनका जो इंस्क्रिप्शन मिला है वो क्या था? वो ये जो है, ये जो आपको ह्यूमन फिगर मिल रहा है वो किनका है? वो मिला है कुलशेखर अलूपेंद्र का, कुलशेखर अलूपेंद्र, ठीक है। और यही इन्हीं के द्वारा ये बनाया गया था अलूपा डायनेस्टी। और इसके जो डिस्कवरर कौन है? वो टी मुरुगेशी, जो फेमस आर्कियोलॉजिस्ट हैं और एंशिएंट हिस्ट्री के प्रोफेसर भी रह चुके हैं। आपको ये ध्यान रखना है। सोमेश्वर टेम्पल इन्हीं के समय में बनाया गया था, और इन्हीं के द्वारा कौन सा शहर बनाया गया था मैंगलुरु में? कुलशेखर, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगला जो हमारा न्यूज़ है वो क्या है? वो है कि इंडिया जो है इंडिया के द्वारा पहली बार हाई रेजोल्यूशन लैंड स्लाइड ससेप्टिबिलिटी मैप बनाया गया है। अब आप बोलेंगे कि व्हाट इज हाई ससेप्टिबिलिटी मैप जो है लैंडस्लाइड का, वो क्या है? तो ये किसके द्वारा बनाया गया? सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आईआईटी दिल्ली के द्वारा बनाया है। आईआईटी दिल्ली का कौन सा लैब बनाया है? हाइड्रोसेंस लैब जो है आईआईटी दिल्ली का, उसके द्वारा पहली बार इंडिया का हाई रेजोल्यूशन लैंडस्केप ससेप्टिबिलिटी मैप बनाया गया, ठीक है। वो जो मैप है वो क्या दिखाएगा आपको? मैप जो है वो दिखाएगा कि किस तरीके से कौन कौन सा एरिया जो है वो लैंडस्लाइड के लिए प्रोन है ना। जो लैंडस्लाइड ससेप्टिबिलिटी मैप होता है उसमें क्या देखेंगे कि वैसा एरिया जो लैंडस्लाइड प्रोन है, इसमें हम लोग लो से हाई के में मेजर करेंगे। आप यहाँ देख रहे होंगे इसका जो मेजरमेंट स्केल है कि जहाँ जहाँ रेड है वो वेरी हाई है, उससे हल्का जो कम रेड है वो हाई है, और उससे भी कम येलो जो है वो मॉडरेट है, और लाइट येलो जो है वो क्या है? लो प्रोन एरिया है। तो आप देखेंगे कि ये एरिया उत्तराखंड के आसपास का एरिया जो है वो क्या है? हाई प्रोन एरिया है। लैंड स्लाइड का ससेप्टिबिलिटी मैप जो बनाया गया उसी के द्वारा। आपको बस ध्यान क्या रखना है कि पहला कि इंडिया का ये पहला हाई रेजोल्यूशन लैंडस्लाइड ससेप्टिबिलिटी मैप बनाया गया किसके द्वारा? आईआईटी दिल्ली के द्वारा। और इसका आईआईटी दिल्ली का कौन सा लैब बनाया है? हाइड्रोसेंस लैब, इन्हीं के द्वारा ये बनाया गया। बस इससे ज़्यादा कुछ जानने का जरूरत है नहीं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले न्यूज़ पे। अगला न्यूज़ क्या है कि डिमांड फॉर बिहार स्पेशल कैटेगरी, है ना। बिहार के लिए स्पेशल कैटेगरी का डिमांड किया गया था। किन के द्वारा किया गया था? तो ये जो किया गया था हमारे सीएम के द्वारा, नीतीश जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि स्पेशल कैटेगरी कॉन्सेप्ट जो है, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का जो कॉन्सेप्ट है वो पहली बार कब आया? तो ये 1969 में आता है, ठीक है। 1969 में आता है। कब? फिफ्थ फाइनेंस कमीशन जो बनता है उसी ने रिकमेंड किया था कि वैसा स्टेट जहां कुछ कुछ दिक्कत है, क्या दिक्कत होना चाहिए? हिल या तो डिफरेंट टेरेन है, या तो लो पॉपुलेशन डेंसिटी है, या साइजेबल शेयर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन वहां रह रहा है, या तो क्या स्ट्रेटेजिक लोकेशन एलॉन्ग इंटरनेशनल बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर के एलॉन्ग रह रहे हैं, या तो क्या वहां इकोनॉमिकल और इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस है, या क्या नॉन वायबल नेचर ऑफ स्टेट फाइनेंसेस जो कि कंसिडर किया जाता है ग्रांट देके।
सो अगर इतना कुछ कुछ दिक्कत है तो वैसे स्टेट को हम क्या दे सकते हैं, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दे सकते हैं। और 1969 में ही 3 स्टेट्स को दिया भी गया। कौन कौन सा स्टेट? जम्मू एंड कश्मीर, आसाम और नागालैंड। ये 3 स्टेट को 1969 में सबसे पहले दिया गया। बाद में फिर से 8 स्टेट को दिया गया। ठीक है, उसमें कौन कौन सा आ जाता है 8 स्टेट में? अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल एंड उत्तराखंड। तो टोटल अभी अगर हम बात करें तो 11 ऐसे स्टेट्स हैं जिनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिला हुआ है। एंड 2 स्टेट है, 3 स्टेट ऐसे हैं जो डिमांड करे। कौन कौन? सबसे पहले हमारा नाम बिहार, उसके बाद तेलंगाना, ठीक है, और तेलंगाना के बाद उड़ीसा। ये तीनों जो है डिमांड कर रहा है। तो बस इससे ज़्यादा जानने का कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, आपको पता है इसके लिए बनाया गया था गडगल मुखर्जी फॉर्मूला बनाया गया था, जिसमें बोला गया था कि 30% ऑफ टोटल सेंट्रल असिस्टेंट दिया जाएगा। ये सब कुछ जानने का जरूरत नहीं है कि जो भी सेंटर और स्टेट का जो स्कीम आएगा उसमें 9-10 का जो पहले जो 60-40 का जो पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन होता है या 80-20 का होता है, कि मतलब 80% कौन देगी? सेंट्रल गवर्नमेंट, और 20% कौन देगी? स्टेट। जब आपको ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिल जाता है तो वो क्या होता है? 90-10 हो जाता है। किसी भी स्कीम के लिए 90% जो है वो क्या पे कौन पे करेगी? सेंटर, और जो 10% है वो स्टेट के द्वारा दिया जाएगा। इसका मतलब स्टेट जो है थोड़ी निकम्मी हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। थोड़ा सा ये आपको मैप पे दिखा दे रहे हैं, तो आपको ध्यान रहे कि कौन कौन सा स्टेट्स है जिसको जिसको मिला हुआ। आपको पहले ध्यान रखना नॉर्थ ईस्ट का सारा स्टेट्स। ठीक है, आसाम, ये सॉरी सिक्किम के बाद आपको क्या बताए थे? आसाम, अरुणाचल, नमामि, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। ठीक है, उसका याद रखना है जम्मू कश्मीर, हिमाचल एंड उत्तराखंड। सो दीज आर द 11 स्टेट्स जिनके पास स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है। ठीक है, ये सब पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या बेनिफिट है। ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में इससे ज़्यादा पूछा ही नहीं जाएगा। बहुत तो बहुत ये पूछा जाएगा कि सबसे पहले स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस का जो डिमांड था या फिर कॉन्सेप्ट है वो कब आया? ये 1969 में आया। फिर से रिवीजन करा दें, 5th फाइनेंस कमीशन ने इसको रिकमेंड किया था और 3 स्टेट को सबसे पहली बार मिला था। कौन कौन को मिला था फिर से बता दे रहे? जम्मू कश्मीर, ठीक है, ये एरिया जम्मू कश्मीर, यहाँ पे आसाम और यहाँ पे नागालैंड। जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर, आसाम और नागालैंड, ये 3 स्टेट, दीज वर द 3 स्टेट्स जिसको सबसे पहली बार स्पेशल स्टेटस कैटेगरी मिला था। कब मिला था? 1969 में। ओके, अगला जो हमारा न्यूज है वो क्या है हमारा, कि शांति निकेतन को उसके एक ये देख लीजिए कि रघुराम राजन कमेटी बना 2013 में। और उसके बाद क्या इसके में क्या बोला गया कि कंपोजिट डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो स्टेट्स का निकाला जाएगा, जिसमें बिहार को सबसे लीस्ट डेवलप्ड कैटेगरी का स्टेटस दिया गया है ना। और इसी के कारण वो एक नया मेथोडोलॉजी लाया गया जिसको बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स, है ना, जो डिजोल्व क्या करता है कि जो SCS था उसको डिजोल्व करके फंड को ये कि वो ये डिजोल्विंग फंड इंस्टेड ऑफ SCS जो क्या होगा बाद में रिविजिट करेगा और स्टेट का सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को दिखाएगा। बस ये ध्यान रखना है कि रघुराम राजन कमेटी जो है 2013 में आया था। ठीक है, शांति निकेतन को और टेम्पल्स ऑफ होयशाला को, है ना, यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्ट में ऐड किया गया है। ठीक है, आपको दिमाग में आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि शांति निकेतन क्या है और सेक्रेड इन सिंबल्स ऑफ होयशाला जो है इन दोनों को मिला है। तो ये कहाँ है? ठीक है, तो आपको पता है यूनेस्को का जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये 17 सितंबर 2023 को क्या किया गया? शांति निकेतन जो कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। और होयशाला टेम्पल्स जो है कहाँ है? कर्नाटका में है। ये दोनों को ऐड किया गया। ठीक है, तो कर्नाटका में जो टेम्पल ऑफ होयशाला है उसमें 3 टेम्पल्स आते हैं। बोला जाता है कि 12th से 13th सेंचुरी का बहुत प्रोमिनेंट आर्किटेक्चर को दिखाता है। उसमें है एक चनकेश्वरा टेम्पल, है ना, जो हसन डिस्ट्रिक्ट में है। उसका देखें हौसलेश्वरा टेम्पल जो लॉर्ड शिव को दिखाता है, वहाँ लॉर्ड शिव का टेम्पल है। और केशव टेम्पल जो सोमनाथपुरा मैसूर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, इसमें यही ध्यान रखना है कि जो शांति निकेतन था वो बीरभूम डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में है। किनके द्वारा ये बनाया गया था? ये बनाया गया था रविंद्रनाथ टैगोर। आपको पता है कि रविंद्रनाथ टैगोर को कहीं फॉर्मल एजुकेशन नहीं हुआ था और इसी में ये बिलीव ही करते थे, इसीलिए ये क्या बनाए थे? एक स्कूल बनाए थे, है ना। बाद में इसको हम क्या बोले गए? बाद में इसको बोला गया भूबा दंगा। ठीक है, भूबा दंगा जो आश्रम बनता है। और 1863 में टैगोर के फादर जो हैं देवेंद्रनाथ टैगोर इसको नाम देते हैं और इसको शांति निकेतन नाम देते हैं, जिसको बोला गया एडोब ऑफ पीस। ठीक है, 1901 में टैगोर साहब इसको क्या कर देते हैं? एक रेसिडेंशियल स्कूल में कन्वर्ट कर देते हैं, जो ये क्या बन जाता है? बेस्ड ऑन एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन, जो गुरुकुल का कॉन्सेप्ट था उसमें ये कन्वर्ट कर देते हैं। और बाद में इसी को देश का जब आज़ाद होता है तो इसी का नाम विश्व भारती यूनिवर्सिटी
में ये कन्वर्ट हो जाता है, इसको बोला जाता है विश्व भारती। और इसी को 2010 में ये बहुत दिन से टेंटेटिव लिस्ट में था यूनेस्को का, बाद में अभी इसको क्या मिला है, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड कर दिया गया है ना। जो सेक्रेड असेंबल ऑफ आइसोला आपको बता दिया कि 3 टेम्पल था, ठीक है, इसे ज़्यादा जानने का जरूरत है नहीं, ये देख लीजिए आप। ये जो है ये क्या है, शांति निकेतन है वेस्ट बंगाल, और ये जो है होयसाला टेम्पल्स है, ठीक है। अगला जो हमारा न्यूज है कि एक सोर टेम्पल है ना। सोर टेम्पल क्या है, ये भी एक यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। इसी को ये इंडिया का पहला ग्रीन एनर्जी टेम्पल बन गया। क्या बन गया है, ग्रीन एनर्जी टेम्पल। मतलब यहाँ जो भी पावर मिलता है वो ग्रीन एनर्जी से मिलता है, सोलर से मिलता है, विंड से मिलता है, एटसेट्रा। ये है कहाँ शोर टेम्पल, आपको बस ये ध्यान रखना है, ये है महाबलीपुरम तमिलनाडु में। ये एक स्टोन टेम्पल है जो डेडिकेटेड है किसको, भगवान शिव और भगवान विष्णु को। कौन कौन इसको बनाया है, कौन कौन सी ऐसी कंपनीज जो हेल्प किया है शोर टेम्पल को ग्रीन एनर्जी टेम्पल बनाने में, तो वो है रेनॉल्ट निसान टेक्नोलॉजी और बिजनेस सेंटर इंडिया। किसके साथ कोलैब किया था, हैंड इन हैंड इंडिया के साथ। तो ये 3 इंस्टीट्यूट के नाम याद रखना है, रेनॉल्ट निसान टेक्नोलॉजी, बिजनेस सेंटर इंडिया और हैंड इन हैंड, ये तीनों मिलकर सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया है किसको, शोर टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम तमिलनाडु के मंदिर को ग्रीन हेरिटेज प्रोजेक्ट में कन्वर्ट कर दिया गया है, विच इज़ वेरी गुड। ये 10 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाया गया है, 10 किलोवाट का यहाँ क्या क्या मिलेगा, बिजली निकलेगी, है ना। बेसिक फैसिलिटी वही है कि सोलर ऑपरेटेड आरओ प्लांट लगाया गया है और 3 वाटर कियोस्क भी हैं। शोर टेम्पल जो है आपको बता ही दिए, लॉर्ड शिव और लॉर्ड विष्णु का है। इसके बाद लास्ट न्यूज देख लेते हैं आज का, कि वह दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड टेम्पल बनाया गया है। 3D टेम्पल बनाने का मतलब क्या नहीं कि एक बटन दबाए, एक तरफ से आलू दूसरी तरफ से चिप्स निकल रहा है, नहीं, सोना, ठीक है। चिप्स तो निकलेगा ही आलू डालने के बाद, सोना निकल रहा है, ठीक है। तो पहला 3D पेंट ये दुनिया का पहला 3D टेम्पल जो बनाया गया है वो कहाँ बनाया गया, हमारे इंडिया में बनाया गया है। और वो कहाँ बनाया गया है, सिद्दीपेट डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है, ठीक है। सिद्दीपेट डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना में, ठीक है। बुरुगुपल्ली जगह है वहाँ। ये जो मंदिर है वो 35.5 फीट टॉल है और 400 स्क्वायर फुट एरिया में बनाया गया है। इसमें 3 सैंक्टम्स हैं, आपको फोटो दिखा रहे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। ये जो टेम्पल है यही है जो 3D प्रिंटिंग के द्वारा बनाया गया। 3D प्रिंटिंग का मतलब क्या है कि एक बार में पूरा का पूरा ये प्लिंथ प्रिंट किया गया होगा, ठीक है। उसके बाद ये पिलर्स किए गए होंगे, है ना, और ये सैंक्टम्स किया होगा। इसमें 3 सैंक्टम है, गणेश, शंकर और पार्वती, फुल फैमिली का मंदिर बनाया गया है, ठीक है। बस यही ध्यान रखना है कि दुनिया का पहला 3D टेम्पल की बात करें तो कहाँ बनाया गया है, वो है तेलंगाना में बनाया गया है। बस यही ध्यान रखना, यही इंपॉर्टेंट, इससे ज़्यादा एग्जाम में कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। तो फिर से हम लोग मिलते हैं कल, इससे आगे जो भी है उसको हम करेंगे, इंडेक्स वगैरह जो बचा हुआ उसको हम करेंगे, ठीक है। इसको पढ़िए अच्छे से, और जो भी कमेंट है वो आपका वैल्यूएबल कमेंट है वो करिए, है ना। वो करने से आप ही को फ़ायदा होना है, ठीक है। आपको वो रिवाइज होगा, जो स्टैटिक सवाल पूछते हैं, ऐसा नहीं कि आपका हम नॉलेज जानने के लिए करते हैं, ताकि आपका रिवीजन हो। अगर आप भूल गए होंगे तो उसको फिर से देख सकते हैं, ठीक है। तो कमेंट करिए, और आपको जो बताएं कि अगर किन्हीं को कोई ट्रिक आता है कि कुछ याद करने का, तो वो भी कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।